बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे FIN 622 के लेसन नंबर 22 की। हमारा ये लेसन इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हाई गियरिंग। जन बाकी ये नहीं, असल बात पे आते हैं। ये है जी कुछ प्रॉब्लम जो हैं। हाई गियरिंग मतलब होता है जो जिनकी फाइनेंशियल लीवरेज ज़्यादा हो, जो जो जिनके क्रेडिट ज़्यादा हो जिन कंपनीज का, उनको हाई गियरिंग कंपनीज कहते हैं। उनके साथ वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में बात होने लगी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी बैंक्रप्सी कॉस्ट का। बैंक्रप्सी कॉस्ट होता है कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज होगा, आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से ये तो आप वाकई में आ जाएंगे कि आप को टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी। इंटरेस्ट रेट भी कम होता है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हो या कंपनी लॉस में चली जाए तो इंटरेस्ट तो हर साल देना ही देना है। तो ये क्या होता है, एज ए डेट इंक्रीजेज चांस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इंक्रीजेज, इन्वेस्टर डिसलाइक दिस। ये आपकी बैंक्रप्सी कॉस्ट होती है कि आप जब अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लॉसेज होने शुरू हो गए हैं तो आप फिर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। और कहाँ से दे रहे हैं? अपने कैपिटल में से दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप बैंक्रप्सी की तरफ चले जाएंगे। बैंक्रप्ट हो जाएंगे, बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। तो फिर बैंक्रप्ट्स जब होंगे तो अपने एसेट्स बेचने के बाद जो पैसे देने हैं लोगों के, तो उन सारे मामलों में जितना भी आपका लॉस होगा उसको बैंक्रप्सी कॉस्ट कहते हैं जी। आगे, बैंक्रप्सी कॉस्ट इज a लीगल proceeding whereby an individual or business can declare an inability to pay back debt. Bankruptcy law, individuals or businesses are either restructure their debt or pay it back within the payment plan. The argument that expected indirect bankruptcy cost offsets the other benefit of leverage, चलिए ये कुछ भी नहीं है, खैर। अब आ गया ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जेहन में रखिएगा कि सबसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है जी आपका डेट। वैसे जो सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ये है कि आपका डेट जो है वो लेस देन हो आपकी इक्विटी। लेकिन अगर आप डेट को इक्विटी के इक्वल भी कर लें तो इट इज सूटेबल। लेकिन अगर आपका डेट ग्रेटर देन होता है आपकी इक्विटी के, ये बैड कंडीशन है। ये कंडीशन आपको उठा के बैंक्रप्सी कॉस्ट की तरफ ले जाती है, बैंक्रप्सी की तरफ ले जाती है। ठीक है। तो जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है, ये दो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें पहला परफेक्ट है, दूसरा भी सूटेबल है। नेक्स्ट हमारा चौथा था डिविडेंड पॉलिसी। हमारी डिविडेंड पॉलिसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे तमाम मामलात में। अब डिविडेंड पॉलिसी कई तरह की होती है। उसमें ये समझ लें कि डिविडेंड पॉलिसी ही आपके डिविडेंड की टाइप को भी मेंशन करती है। दूसरा ये होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, वो जो डिविडेंड पर शेयर है वो हर एक बंदे को इक्वल पे करते हैं। मतलब कि सॉरी, हर साल सेम डिविडेंड पर शेयर पे करती हैं कंपनीज। यानी कि एक कंपनी के अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1 लाख के, फर्ज कर लेते हैं ना, कंपनी को प्रॉफिट आ गया 10 लाख का, कंपनी को प्रॉफिट आया 20 लाख का, कंपनी को प्रॉफिट आया 40 लाख का। कंपनी कहते हैं जी हम हर साल 5 पर शेयर डिविडेंड देंगे। ये भी होता है। या फिर कंपनी कहते हैं जी हम हर साल 40% शेयर, प्रॉफिट का 40% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए डिविडेंड। तो ये कंपनी की पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी होती है, कंपनी किस तरह डिविडेंड पे ऑफ कर रही है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड। मैं साथ साथ उनको हाईलाइट भी कर दूं, डिविडेंड पॉलिसी और पीछे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, बैंक्रप्सी कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी टाइप्स ऑफ डिविडेंड में 3 टाइप्स होती हैं। एक तो कैश डिविडेंड, रियल टाइम कैश पे किया जाता है, उसे कैश डिविडेंड कहते हैं जी। डिविडेंड कैश में पे कर दिया गया। दूसरा स्टॉक डिविडेंड, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे डिटेल वो बता रहा है, वो कहता है जी
जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसको 5% स्टॉक डिविडेंड मिलेगा, यानी कि उसको 5 शेयर्स मिलेंगे। यानी कि जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसको 5 एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे वो डिविडेंड मिलेगा उसके पास 105 शेयर्स हो जाएंगे। इसका दूसरा नाम होता है, मैं नाम भी लिख दूं, बोनस शेयर्स। ये हमने ACC 501 के स्टार्टिंग लेक्चर्स में पढ़ा था। तीसरा आता है प्रॉपर्टी या डिविडेंड इन स्पीशी। किसी फिजिकल फॉर्म में, किसी एसेट की फॉर्म में डिविडेंड दे देना। आर दोज पेड ओवर द फॉर्म ऑफ एसेट फ्रॉम द इशूइंग कॉर्पोरेशन एंड अदर कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जाम्पल इस सब्सिडी कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी डिविडेंड आर यूजुअली पेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन आपको उस कंपनी की कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, या कुछ ना कुछ ऐसे। प्रॉपर्टी का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं देती कंपनी। यानी कि कंपनी ने कुछ सब्सिडी कंपनी खरीदी है तो उसकी कोई प्रोडक्ट है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट्स कंपनी भेज देती है कि जी ये प्रोडक्ट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो वो डिविडेंड की एक शक्ल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिविडेंड की डेट्स। इनको ध्यान में रखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आ गया डिक्लेरेशन डेट, कि जिस वक्त डिविडेंड डिक्लेयर किया गया कि हम कितना डिविडेंड देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया जी हम डिविडेंड पे करेंगे। दूसरा था डेट ऑफ रिकॉर्ड, के डिविडेंड को रिकॉर्ड करना। शेयर होल्डर्स हु प्रॉपरली रजिस्टर्ड देन ऑनरशिप ऑन बिफोर दिस डेट विल रिसीव द डिविडेंड। यानी कि रिकॉर्ड कर लिया गया। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता चलूं, ध्यान से सुन लें। देखिए जी, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, पता कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया जी 30 जून को साल खत्म हुआ। इन्होंने सारे प्रॉफिट्स देख के 25 जून को डिक्लेयर कर दिया जी हमने डिविडेंड देना है। प्रॉफिट्स इनके पास रूटीन से था, चल रहे थे, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। और इन्होंने कहा जी 30 जून तक, उसी दिन हम क्या करते, 30 जून तक जिस जिसके पास शेयर्स होंगे, यानी कि 30 जून तक जो शेयर्स का मालिक होगा उसको डिविडेंड पे किया जाए। अब 25 को ये बात डिसाइड हुई है, 30 को ये फाइनलाइज कर दिया कि जी आज हमने कह दिया जी आज जो जो बंदा शेयर का मालिक है उसको शेयर्स मिलेंगे, और हमने स्टॉक एक्सचेंज से सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया। बात मार्केट में फैल गई जी। कंपनी, चले सफायर कंपनी की बात कर लेते हैं, बल्कि हाँ सफायर कंपनी की बात कर लेते हैं। सफायर कंपनी ने डिक्लेयर किया 30 तारीख को कि जी स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर जिस जिसके पास है हम उनको डिविडेंड देंगे। मार्केट बात फेंकी कि जी जुलाई के अंदर सफायर कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने जुलाई में सफायर के शेयर्स परचेज करने शुरू कर दी। अब कंपनी तो डेट पहले डिसाइड कर चुकी है, इसको कहते हैं एक आगे डेट है, इसको भी देख लें। एक्स डिविडेंड डेट इज सेट बाय द एक्सचेंज वेयर द स्टॉक इज ट्रेडेड several days, usually two before the date of record, so that all trades made on previous dates can be properly settled in the shareholders। अब ये जो 30 जून है ना डेट ऑफ रिकॉर्ड, ये एक्स डिविडेंड डेट कहलाती है। कि ये वो डेट है जिस डेट को डिसाइड हो गया कि किन किन लोगों को डिविडेंड मिलेगा। ये एक्स डिविडेंड डेट डिक्लेयर हो गई। अब कंपनी ने एक पेमेंट डेट, कंपनी ने कहा जी हम 28 जुलाई को डिविडेंड दे रहे हैं। लोगों ने जुलाई के महीने में धड़ाधड़ कंपनी फायर कंपनी के शेयर्स खरीदे, यार कंपनी डिविडेंड दे रही है हम डिविडेंड लेंगे, तो ये शेयर्स खरीद लो। और जब 28 जुलाई आई तो पता चला शेयर सिर्फ उनको मिलने हैं जिनके पास 30 जून को शेयर्स थे। अब 30 जून के बाद जिन जिन लोगों ने शेयर्स बेच भी दिए थे उन्होंने शेयर बेच दिए, अब उनके पास शेयर्स नहीं है, लेकिन डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा क्योंकि 30 जून को वो मालिक थे। ठीक है। तो ये जो डेट ऑफ रिकॉर्ड होता है ये बाद में एक्स डिविडेंड डेट कहलाती है, कि इस डेट को जो लोग मालिक थे उन्हीं को डिविडेंड मिले। नेक्स्ट आ गया डिविडेंड पॉलिसीज। स्टेबल डिविडेंड पर शेयर, मैंने आपको बताया अब थोड़ी देर पहले कि कंपनी हर साल सेम डिविडेंड देती है जी, हम पर शेयर 5 रुपए डिविडेंड हर साल देंगे, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हाइब्रिड डिविडेंड पॉलिसी होती है, कंपनी कहती है हम कम से कम 5 रुपए लाजमी देंगे, इससे ज्यादा हुआ तो हम ज्यादा भी दे देंगे। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड क्या होता है, इसमें कंपनी परसेंटेज फिक्स कर देती है, परसेंटेज फिक्स्ड। हाइब्रिड में आपको समझ आ गया कि कुछ पोर्शन फिक्स होगा प्लस फ्लक्चुएटिंग भी होगा।
ये कम से कम 5 में जरूर मिलेगा, और इससे ज्यादा भी अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ तो 5 से ज्यादा भी मिल सकता है। ये हाइब्रिड डिविडेंड पॉलिसी होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल इम्पेयरमेंट रूल। अच्छा रजब, मैं आपको ज्यादा वो नहीं लेकर चलूंगा, जी स्पीड जी। में नहीं लेकर चलूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं सुकून से पढ़ा रहा हूँ आप, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, आपका ACC 501 आसान है, वो आपको इतना परेशान नहीं करेगी, इसलिए मैं वहां पे इशू नहीं है। लेकिन ये आपको परेशान करेगी, इसलिए मैं इसको तसल्ली से लेकर चलूंगा। ओके सर। अच्छा जी, कैपिटल इम्पेयरमेंट रूल, बल्कि ये इनकी जरूरत नहीं है, हम आएंगे। हाँ, ये काम कीजिए, इररेलेवेंस डिविडेंड पॉलिसी। ये क्या होता है जी? करंट डिविडेंड वर्सेस रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स। Eminent contended that effect of dividend payment on shareholders' wealth is exactly offset by other means of financing. जी, dividend plus the new stock price after dilution exactly equal to the stock price prior to the dividend policy. ये बड़ी अच्छी बात है, इसको बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए जी, क्या हुआ, कंपनी ने 30 जून को डिविडेंड डिसाइड कर लिया कि हमने किन किन को डिविडेंड देना है, पता चला, और 28 जुलाई को कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। जब कंपनी ने डिविडेंड दिया तो पता चला कि जो सफायर कंपनी है उसका मार्केट में शेयर 68 रुपीज का सेल हो रहा है, जब डिविडेंड कंपनी ने पे किया। कंपनी ने पर शेयर 10 रुपये डिविडेंड दिया है। ये है जी कंपनी का 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड। अब क्या होगा, फर्ज करें मेरे पास 1,000 कंपनी के शेयर्स थे, ठीक है, थोड़े बता लेते हैं, मेरे पास 10,000 शेयर्स थे जी। 10,000 का मतलब है कि मैंने 6,80,000 इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था। कंपनी ने मुझे जनाब 1 लाख का डिविडेंड दे दी। मैंने 1 लाख डाला जेब में, मैं गया स्टॉक एक्सचेंज, अगले दिन ही मैंने कहा जी मैंने सफायर कंपनी के 10,000 शेयर्स बेचने हैं जिनकी प्राइस 68 रुपीज है। मैंने वो 10 लाख शेयर्स बेचे, 6,80,000 जेब में डाला, अब मेरे पास 7,80,000 है, मैं 7,80,000 की कोई और इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ किसी और स्टॉक में जिसमें डाउट है कि अगले 2 महीने में को वो कंपनी डिविडेंड देने वाली है। ठीक है, अगले 2-3 महीने में उस कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं तो वो कंपनी जरूर डिविडेंड देगी। तो मैं फिर उस कंपनी का डिविडेंड भी लेता हूँ, तो फिर उसको उसके शेयर बेचे किसी तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अब इससे क्या होगा कि मैं अकेला नहीं कर रहा, स्टॉक एक्सचेंज में तो इन्वेस्टर्स की भरमार है। अब अगर तो यही होगा तो सफायर कंपनी के जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे, नहीं तो 50% भी अगर शेयर्स बेचने आ जाएं तो कंपनी का शेयर का तो दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि इतने लोग बेचने आ गए हैं तो खरीदने वाला कोई भी ना हो। तो फिर तो कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो 2 दिन में 50 रुपए पे आ जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए अब इससे क्या हुआ, कंपनी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, कंपनी के शेयर्स लोग बेच रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी की वर्थ अच्छी नहीं है। तो क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही कंपनी डिविडेंड देती है, उसी टाइम यानी कि 30 जून को जब स्टॉक एक्सचेंज क्लोज होगी, तो सफायर कंपनी का जो शेयर है वो 58 रुपीज का सेल हो रहा होगा। ये इस लाइन का मतलब है जो मैंने हाईलाइट की हुई है कि द डिविडेंड प्लस द न्यू स्टॉक प्राइस आफ्टर डिल्यूशन एग्जैक्टली इक्वल टू द स्टॉक प्राइस प्रियर टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले जो स्टॉक प्राइस थी वो बाद में डिविडेंड प्लस स्टॉक प्राइस दोनों मिला के सेम वैल्यू बनती है जो पहले थी। ये होता है इरेलीवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि डिविडेंड पॉलिसी का स्टॉक प्राइस पर कोई असर नहीं होता। जब डिविडेंड दिया जाता है तो उतनी स्टॉक प्राइस कम कर दी जाती है ताकि वो लोग मार्केट में शेयर बेचने भी आए तो उन्हें कोई फायदा ना हो। अब कोई शेयर बेचने आएगा, उसे पता चलेगा जनाब शेयर तो 58 रुपए का, वो कहेगा यार क्या फायदा हुआ डिविडेंड लेने का, मुझे तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो वो खामोशी से उठ के वापस चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी, डिविडेंड पॉलिसी चल रहा है, तो हमारे पास डिविडेंड, ये तो बात होगी है, डिविडेंड क्या होता है, प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड आ गया जी।
प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड होता है जी, जो प्रेफर्ड शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है। अनसर्टेनली सराउंडिंग फ्यूचर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी लीड्स सर्टेन इन्वेस्टर टू प्रेफर द सर्टेनिटी ऑफ करंट डिविडेंड। कुछ इन्वेस्टर जिस चीज को प्रेफर करते हैं कंपनी हर साल डिविडेंड दे, और इन्वेस्टर ये भी प्रेफर करते हैं कंपनी लार्ज डिविडेंड दे। इन्वेस्टर डू नॉट लाइक टू मैन्युफैक्चर होम मेड डिविडेंड बट प्रेफर द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट देम डायरेक्टली। और इन्वेस्टर इस चीज को भी पसंद नहीं करते कंपनी खुद से डिविडेंड दे, वो ये चाहते हैं कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी करे और अपने प्रॉफिट में से करे। एज ए मीन ऑफ रिजॉल्विंग द अनसर्टेनिटी अर्ली, इन्वेस्टर प्रेफर डिविडेंड पेइंग स्टॉक rather than नॉन डिविडेंड पेइंग। तो फिर इन्वेस्टर्स वो स्टॉक प्रेफर करते हैं जो हर साल डिविडेंड दे रहे हैं। तो फिर इस सूरत में क्या होता है कि कंपनी को प्रेफर्ड स्टॉक की तरफ जाना पड़ता है, कि प्रेफर्ड शेयर्स कंपनी लॉन्च करती है जिन पर हर साल डिविडेंड मिलता है। लेकिन इसमें ये होता है कि इनके डिविडेंड की अमाउंट ज्यादा नहीं होती। जी, टैक्सेस ऑन इन्वेस्टर्स, ये बात ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो डिविडेंड है वो डुअल टैक्सेबल है। क्या मतलब है इसका? कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट का, जो कंपनी को प्रॉफिट आया उसका 30% टैक्स पे कर दिया है। इसके बाद कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, और जो बंदा डिविडेंड रिसीव करता है वो फिर 15% टैक्स पे करता है। तो इसका मतलब है कि जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो 45% तक अपनी इनकम का टैक्स पे करते हैं। 30% कंपनी ने खुद टैक्स किया और 15% उन्होंने जो डिविडेंड उन्हें मिला उसमें टैक्स पे हुआ है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये वो खुद पे नहीं करते। कंपनी बाउंड होती है कि जब कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्हें 15% टैक्स काट के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। नेक्स्ट चलेंगे जी, रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। If a company does not pay all the profit to shareholders on the form of dividend, then the debt equity ratio will change. अगर कंपनी अपने सारे प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड ना करे तो कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो जाएगी। अल्टीमेटली जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो इक्विटी का हिस्सा बनेगा, तो डेट टू इक्विटी रेशियो नीचे आ जाएगी क्योंकि इक्विटी ज्यादा हो जाएगी। इन दिस सेक्शन वी विल अज्यूम दैट कंपनी डू नॉट हैव सम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड विल change. In this section, we finance these opportunities first, and any remainder profit will be paid as a dividend. लेकिन रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्या हुआ कि कंपनी डिविडेंड तब देगी जब कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेगी और जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है। इस सूरत में क्या होता है, कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी है। बस इसको इस हद तक ध्यान में रखें। ये को न्यूमेरिकल आएगा तो फिर इसको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है। यहां पे बात करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सारी वही डिटेल है। ठीक है। जी, हमें एक जी सर। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। अच्छा, ये कितना रह गया? हाँ, खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं और ये क्लोज हो गया। मैंने कहा था 1-2 मिनट का लेक्चर रह गया, इसको वाइंड अप कर लें। मुझे लग रहा है जी किस्मत सर। खराब हो जाए। चलें। द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के। एस्टैब्लिशिंग एंड डिफाइनिंग क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप। आप डिफाइन करें कि क्लाइंट के जो प्लानर रिलेशनशिप है, क्लाइंट का प्लान क्या है, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। गैदरिंग क्लाइंट डाटा इंक्लूडिंग गोल्स। क्लाइंट का डाटा इकट्ठा करें, उनके गोल्स चेक करें कि वो क्या, उनका क्या मकसद है। द फाइनेंशियल प्लानर, हाँ वही बात हुई, रनिंग आउट आ गया, चलिए कोई बात नहीं। द फाइनेंशियल प्लानर शुड आस्क द इंफॉर्मेशन अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। द फाइनेंशियल प्लानर जो है वो इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करेगा। यू एंड प्लानर शुड म्यूचुअली डिफाइन योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल गोल्स। आप प्लानर मिलके फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें कि इन्वेस्टमेंट पैसा कहाँ कहाँ लगाना है। एनालाइज एंड इवेलुएट योर फाइनेंशियल स्टेटस। अपना फाइनेंशियल स्टेटस एनालाइज करें, इवेलुएट करें, देखें कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। डेवलप एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन। देन आप अपने इन्वेस्टर के लिए रिकमेंडेशन तैयार करें कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, और फिर उस रिकमेंडेशन के मुताबिक अपनी
इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। मकसद तो क्योंकि ये किस लिए जरूरी है। अब देखिए ना, इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, एक रिस्क अवर्स होता है, एक रिस्क टेकर होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टर किस तरह का है। हमने देन उसके लिए ये प्लान तैयार करना है कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट उसके लिए सूटेबल है। अब हम उसको रिस्की इन्वेस्टमेंट करवा दें और वो रिस्क अवर्स बंदा हो, तो उसको तो पहले ही कोई लॉस हो गया तो उसको हार्ट अटैक आ जाना। और रिस्क टेकर हो और हम उसको रिस्क अवर्स वाली इन्वेस्टमेंट करवा दें, तो वो कहेगा यार क्या किया आप लोगों ने, इसमें थोड़ा थोड़ा चिल्लर मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इतना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, मैं तो रिस्क लेने वाला बंदा था। ठीक है। तो ये चीज है कि हमें पूरी उसके गोल्स, गोल से मुराद यही है ना कि उसकी सोच क्या है, वो किस तरह का इन्वेस्टर है, वो कैसा इन्वेस्टमेंट चाहता है। तो ये सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद हम उसे प्लान देते हैं कि जनाब ये कंपनीज हैं, ये पोर्टफोलियो है जहां जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके दो लेसन से उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो गई। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।